ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जिसका भी आप रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हो उसके घनत्व में पानी के घनत्व से यहाँ पर क्या करना है, भाग लगा देना है। क्या करना है, भाग लगा देना है। ये यूनिट से यूनिट खत्म हो जाएगा, 10 क्यूब से 10 क्यूब खत्म हो जाएगा, 8.5 आ जाएगा। सापेक्षिक घनत्व मात्रकहीन होता है, 8.5 हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। यानी सवाल आपसे बस इतना है कि 3 प्रतिरोधक है, यहाँ कॉइल्स दे रखा है, कोई बात नहीं है, आप प्रतिरोधक मान करके भी बना सकते हो। यानी जो भी कॉइल्स हैं उनके पास अपना कुछ रेजिस्टेंस है जो कि हमें दे रखा है 20 ओम है। 3 कॉइल्स हैं, तीनों का 20 ओम 20 ओम 20 ओम है। यानी कुछ इस प्रकार का केस है, 1 2 3 ऐसे क्या है, ये कनेक्टेड है, इस प्रकार से ये कनेक्टेड है। ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम। बहुत ही सिंपल है, आपको निकालना है कुल प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। तो सारे के सारे क्या है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सबको ऐड कर दो, 60 ओम। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ओम क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अब ये 4 रासायनिक समीकरण दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन ढांचागत रासायनिक समीकरण है। इन 4 में से कौन ढांचागत रासायनिक समीकरण है, यानी कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ढांचागत रासायनिक समीकरण बोल दो या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण बोल दो, अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां आप देखो, मैग्नीशियम का यहाँ एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है। मैग्नीशियम जो है ये बैलेंस्ड है, संतुलित है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स है जबकि यहाँ पर एक ही एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु है जबकि यहाँ पर एक ही है, मतलब मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, एरो के इधर जितना है उतना ही इधर है। ऑक्सीजन के इधर 2 एटम्स है जबकि इधर एक ही है। तो हर एक तत्व के जो परमाणु उपस्थित होंगे बाएं दाएं तरफ वो संख्या में बराबर होने चाहिए। यहाँ मैग्नीशियम संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, यानी ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये असंतुलित है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे आप चेक कर सकते हो। देखो ये जिंक है, जिंक का एक एटम यहाँ पर है और एक एटम यहाँ पर है एरो के राइट साइड में। हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ये भी बैलेंस्ड है। सल्फर के एक एटम है, यहाँ भी सल्फर का एक एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर देखिए फिर से 2 मैग्नीशियम के एटम्स है, यहाँ 2 मैग्नीशियम के एटम्स है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स है और यहाँ भी 2 है। देखो यहाँ पर 2 लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स। यहाँ देखो नीचे डी में कार्बन का एक एटम, यहाँ भी कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन का एक एटम। हाइड्रोजन का देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ 2 × में 2, यानी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। 3 यहाँ पर दिख रहा है और 1 यहाँ पर दिख रहा है। तो ये तीनों ही संतुलित रासायनिक समीकरण है, जबकि ए वाला असंतुलित था। और जो असंतुलित होता है उसी को हम लोग ढांचागत रासायनिक समीकरण बोलते हैं। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को डैश कहते हैं। सवाल बस इतना है, जो आपका गुर्दा है, जो किडनी है, उसका जो कार्यात्मक इकाई होता है वो क्या होता है। आपसे बोल दे गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, या फिर बोल दे उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन है, आपका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन, ये देखो ये किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन को जूम करके दिखाया गया है। यहां ध्यान से देखो, आपको मिलेगा यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल, आपको मिलेगा यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल, आपको मिलेगा यहाँ पर लूप ऑफ हैनली यानी हैनली का लूप। तो आपसे कभी भी पूछ दे कि बोमन्स कैप्सूल कहाँ मिलेगा, लूप ऑफ हैनली कहाँ मिलेगा, आपका आंसर होगा किडनी में मिलेगा। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है जिसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, उसके अंदर यानी उसके ये पार्ट्स हैं बोमन्स कैप्सूल और लूप ऑफ हैनली। किडनी में आपने स्टोन सुना होगा, किडनी में आपने स्टोन सुना होगा, रीनल स्टोन। ये क्यों होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण किडनी में स्टोन होता है, किडनी में पत्थर हो जाता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं डैश कहते हैं। सभी किरणें, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यहां पर आपको दर्पण और लेंस को ध्यान में रख करके सोचना है। यदि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक नहीं होगा, दैहिक होगा, कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। देखो यहां पर
बोर्ड में 16 दे रखा था, लेकिन 16 नहीं होगा, 46 होगा, 46 होंगे। आप जानते हो कि ह्यूमन के अंदर, मनुष्यों में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, इतने ही होते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर, मनुष्यों के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक तो सेक्स सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं। मेल के अंदर क्या होगा? स्पर्म, और फीमेल के अंदर अंडाणु या फिर बोल दो ओवम। सेक्स सेल्स को छोड़ करके, यानी मेल के अंदर स्पर्म छोड़ दो और फीमेल के अंदर स्पर्म यानी कि शुक्राणु और फीमेल के अंदर अंडाणु यानी कि एग, इसको छोड़ दो, तो जितने भी कोशिकाएं हैं इन दोनों को छोड़ दो तो वो सारे कहे जाते हैं सोमैटिक सेल्स यानी कि दैहिक कोशिकाएं। सोमैटिक सेल्स यानी कि दैहिक कोशिकाएं। आप जानते होंगे जो शुक्राणु है इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो अंडाणु है इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन दोनों को छोड़ दो, शुक्राणु और अंडाणु को, तो जितनी भी कोशिकाएं हैं आपके बॉडी के अंदर जो कि दैहिक कोशिकाएं कहे जाते हैं, उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमसे यही पूछा है कि दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, 46 हो जाएगा। और यहाँ 16 नहीं होगा, 46 होगा। आपके एग्जाम में 16 ही देकर के आया था। डैश अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर है। अर्धचालक यानी कि जिसकी चालकता धातु और अधातु के बीच में होती है, इसे हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। आपके आधुनिक आवर्त सारणी में जो आप 7 उपधातु को जानते हो, 7 उपधातु कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। इन सारे ही उपधातु को आप सेमी कंडक्टर बोल सकते हो। इन सारे ही उपधातुओं को आप सेमी कंडक्टर बोल सकते हो। इनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है सिलिकॉन। आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा उपधातु, कौन सा सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है डिवाइसेस के अंदर, तो आपका आंसर सिलिकॉन होगा। हमारा आंसर यहाँ पर जर्मेनियम हो जाएगा। देखो ये जो पोलोनियम है, ये उपधातु है और ये बहुत ही ज़्यादा रेडियोधर्मी है यानी कि रेडियो एक्टिव है। इसका एक भी ऐसा समस्थानिक नहीं है, आइसोटॉप नहीं है जो कि स्टेबल है। सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी ये सारे जो उपधातु है इन सब का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर के रूप में किया जा सकता है। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त में उपस्थित होता है। एटॉमिक नंबर 16 यानी कि सल्फर के बारे में पूछा जा रहा है। 16 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 286 हो जाएगा, 286 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। 2 से ज़्यादा है तो हम इसमें 6 + 10 करेंगे, 16 मिलेगा। यानी ये जो तत्व है सल्फर, ये ग्रुप नंबर 16 का तत्व है। ठीक है। आवर्त कौन सा होगा? कितने को शेल है इसके अंदर, ये आप देख लो। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? कोशों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये तीसरे आवर्त का तत्व है। जो सल्फर है ये तीसरे आवर्त का तत्व है। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। कार्बोनिल ग्रुप बोले तो C डबल बॉन्ड O उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो कीटोन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो यही होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है। एथेनॉल यानी कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? OH होता है। ठीक है। और एल्डिहाइड में क्या होगा? ये CHO होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O। तो हमारा आंसर C हो जाएगा कि जो एथेनॉल है या फिर एथेनॉल, मेथेनॉल, कोई भी आपको एल्कोहल का मेंबर दे दे, कोई भी आपके सामने हो एल्कोहल का मेंबर, वो कार्बोनिल ग्रुप नहीं होगा। बाकी कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब है तो हो जाएगा। डैश उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं होता है। अभी आपने सेल्स देखे, अभी आपने 2 तरह के सेल्स देखे, सेक्स सेल्स देखें और आपने देखे सोमैटिक सेल्स। ये दोनों सेल्स देखें। अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर म्यूटेशन होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर जो DNA है, जीन है, उन सब में, क्रोमोजोम है, इन सब में अगर म्यूटेशन होता है, तब ये म्यूटेशन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पहुंचेगा। यानी ये इनहेरिटेबल